तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने चैप्टर का तीसरा लेक्चर। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, और अब तक हम इसके 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आपने उन दोनों लेक्चर को अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा। फिलहाल तीसरा लेक्चर हम समझने जा रहे हैं। टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इससे पता चलता है कि हम इस लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन कितने तरह की होती हैं। तो मेन जो टाइप होते हैं केमिकल रिएक्शन के वो 4 होते हैं। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इन चारों टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे। ये चारों मेन टाइप हैं। इसके अलावा कुछ इस तरह के टाइप भी होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कुल मिला के 6 तरह की रिएक्शंस के बारे में हमें पढ़ना है, और इसको पढ़ने के बाद हमारा जो 90% चैप्टर है वो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो अपनी शुरुआत हम करने जा रहे हैं किससे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे ज़रा डायग्राम बना देता हूँ एक्टिविटी का। तो डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है बड़ी तेज़ी से। अभी इस डायग्राम में हमने क्या किया, एक बीकर लिया। अब इसके ऊपर एरो बना के बीकर लिख दीजिएगा। इस बीकर के ऊपर हमने इसके अंदर लिया हमने कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को इंग्लिश में कहते हैं क्विक लाइम, ठीक है, और हिंदी में इसे कहते हैं चूना। चूना मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, चूना। ठीक है, चूना नाम आप सभी ने सुना होगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड हमने एक बीकर के अंदर लिया और ऊपर से धीरे धीरे इसके अंदर वाटर डाल दिया। कुछ देर के बाद, मतलब इसको मिक्स करके अच्छी तरह से, कुछ देर के बाद जब हम इस बीकर को टच करके देखेंगे तो ये जो बीकर है ये हमें क्या होगा, हीट लगेगा, मतलब गर्म लगेगा। ये एक्टिविटी आप अपने घर में भी आसानी से कर सकते हैं। चूना जो है वो आपको आसपास की किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे इजीली मिल जाएगा। ठीक है, चूना मिलने के बाद आप एक स्टील का गिलास लेंगे और स्टील के गिलास में उस चूने को डाल देंगे, ऊपर से पानी डाल देंगे आधा गिलास, कुछ उसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। कुछ देर बाद जब आप स्टील के ग्लास को टच करके देखेंगे तो वो जो ग्लास है वो आपको वहाँ से क्या लगेगा, हीट लगेगा, यानी कि गर्म लगेगा। इसका मतलब वहाँ पे हीट रिलीज़ हुई है। पुराने ज़माने में जब वाइट वॉश किया जाता था तो एक बड़ा सा ड्रम ले लिया जाता था, और बड़े से ड्रम में एक रात पहले चूने को पानी में भिगो दिया जाता था, और उसको फिर एक डंडा होता था लकड़ी का, उससे घुमाते थे अच्छी तरह से, और फिर जो सॉल्यूशन तैयार होता था उससे अगले दिन वाइट वॉश किया जाता था। तो चूने को पानी में भिगोने से क्या होता है कि उसके अंदर की जो हीट होती है वो ख़त्म हो जाती है। फिलहाल ये है कि हमें एक बीकर के अंदर क्या लेना है, क्विक लाइम। क्विक लाइम का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, और हिंदी में इसे कहते हैं चूना। तो पानी में चूना मिलाने के बाद उसमें से क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। तो यहाँ पे होने वाली जो रिएक्शन है उसको ज़रा देख लीजिए, यहाँ पे हुआ क्या है। तो हमने बीकर में क्या लिया हुआ था, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, और ऊपर से हमने बीकर के अंदर क्या डाल दिया था, वाटर डाल दिया था। तो दोनों की आपस में रिएक्शन होने से बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, मैं इनके नाम यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। मैंने इनके नाम यहाँ पे लिखते हैं। CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम जो है वो क्या है, क्विक लाइम है। और कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में मिला देते हैं तो इन दोनों के मिक्स होने से बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे स्लैग लाइम कहा जाता है, और हिंदी में कहते हैं इसको बुझा हुआ चूना। ये चूना है और ये बुझा हुआ चूना है। चूने में जब पानी डाल दिया तो उसके अंदर की आग बुझ गई, इसलिए उसका नाम हो जाता है बुझा हुआ चूना। हिंदी में ऐसे ही नाम होते हैं, इंटरेस्टिंग वाले। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर ये जो हमने एक्टिविटी की है, इस एक्टिविटी में हुआ क्या कि 2 रिएक्टेंट ने मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण किया, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। तो जब 2 रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ यहाँ पे, फिर आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह से मैंने डेफिनेशन लिख दी है कि सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स। 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर जब सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट। एक ही प्रोडक्ट बनता है जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा के मिलने से जब एक ही प्रोडक्ट बनता है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगले पेज पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने इस तरह से अगले पेज पर कुछ और एग्जांपल भी लिख दिए हैं। देखो, जैसे यहाँ पे C+O2 CO2,
H2 प्लस O2 गिव्स H2O, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। इनमें से केवल ऊपर वाली रिएक्शन ही बैलेंस्ड है, क्योंकि एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, लेकिन नीचे वाली रिएक्शंस बैलेंस नहीं है। इधर दो हाइड्रोजन, इधर भी दो हाइड्रोजन, इधर दो ऑक्सीजन, उधर एक ही ऑक्सीजन। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर दो लगा सकते हैं। तो दो ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया। हाइड्रोजन इधर देखो कितनी हो गई, 4, लेकिन इधर 2 ही है, तो एक 2 यहाँ लगा दो, ये भी हो गई बैलेंस। साथ ही साथ हम बैलेंस भी करते चल रहे हैं। इसको बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पर लगेगा और 2 लगेगा यहाँ पर। तो ये जो तीनों रिएक्शन आप लिखी हुई देख रहे हैं, ये तीनों की तीनों क्या हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इनमें दो रिएक्टेंट मिलकर क्या कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो उम्मीद है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब वो जो एक्टिविटी हमने की थी, एक बार उसको फिर से देखिए आप ज़रा, बुक में देख लो अपनी, ठीक है, बुक में पढ़ना थोड़ा सा और अच्छा लगता है। तो ये हमारा एक्टिविटी थी। जब हमने इस बीकर को टच करके देखा था तो इसमें क्या हुआ था, हीट निकली थी। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट भी निकलती है प्रोडक्ट बनने के साथ साथ, उस रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ गए? तो मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने ऐसे डेफिनेशन लिख दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, सच अ रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व along with the formation of product is called exothermic reaction। हीट इज इवॉल्व की जगह हीट इज प्रोड्यूस भी लिख सकते हैं। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ क्या होता है, हीट भी इवॉल्व होती है, हीट भी निकलती है, तो उस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऊपर की हमने जितनी भी रिएक्शन देखी हैं सब में हीट निकलती है। अब जैसे कार्बन है, कार्बन का मतलब कोल को जब आप बर्न करेंगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। तो क्या जब हम कोयला जलाएंगे तो उसमें हीट नहीं निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकती है। इसके अलावा Mg प्लस O2, जब मैग्नीशियम रिबन हमने जलाया था तो क्या उसमें हीट नहीं निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी। जब भी कोई चीज़ कहीं जलती है तो उसमें हीट तो निकलती है। तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो सकता है। लेकिन ये बीच वाले के बारे में पूरी तरह से हम कंफर्म नहीं है कि एक्सोथर्मिक में दिया जा सकता है या नहीं, लेकिन इन दोनों एग्जाम्पल को आप एक्सोथर्मिक में दे सकते हैं। इनके साथ में आपको प्लस हीट लगाना पड़ेगा बस। इसके अलावा जो एक्टिविटी हमने की थी अभी फिर से देखिए अपनी बुक। इस एक्टिविटी में हमने कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर जब ऐड किया था तो इस एक्टिविटी में भी हीट निकली थी। तो ये जो रिएक्शन है इसको कॉम्बिनेशन के साथ साथ क्या कहा जा सकता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जा सकता है। तो ये रिएक्शन दोनों के एग्जाम्पल में काम आएगी, कॉम्बिनेशन में भी काम आएगी और एक्सोथर्मिक में भी काम आएगी। तो उम्मीद है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कहानी आपकी समझ में आ गई होगी। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। तो मैंने यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ और एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं। इसको पहचानो ये क्या चीज़ है। इसे कहते हैं मीथेन। इसके बारे में आपने 8th में भी पढ़ा था और 9th में भी पढ़ा था। मीथेन को नेचुरल गैस भी कहा जाता है। तो जब हम इसको जलाएंगे तो ये क्या करेगी, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगी, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद ये प्रोड्यूस करेगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो जब इसको जलाया जाएगा तो उससे हीट निकलेगी। तो इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। आप यहाँ पर प्लस हीट भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब इसको पहचानो, ये क्या चीज़ है, ये है ग्लूकोज। जितनी भी तरह का हम खाना खाते हैं, तरह तरह का खाना खाते हैं, वेज नॉन वेज, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये जो भी कुछ खाते हैं वो हमारे पेट में जाकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। इसके अलावा जब कोई खाना खाना बंद कर देता है, जैसे कि बीमार हो जाता है, वो खाना नहीं खा सकता, तो उसको भी ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो हमें किसी भी तरह का हम खाना खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। वो ग्लूकोज जब हमारी सेल्स में पहुंचता है, मान लो ये जो मैंने गोला सा अंडा सा बनाया ये हमारी सेल है, इसमें ग्लूकोज पहुंचा दिया ब्लड ने, और इसमें ऑक्सीजन भी पहुंचा दी ब्लड ने। दोनों काम जो है वही कर रहा है, कौन, ब्लड, C6H12O6। तो सेल के पास ग्लूकोज भी पहुंच गया, ऑक्सीजन भी पहुंच गई। अब क्या होता है, सेल के अंदर ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की मदद से बर्न होता है, और बर्न होने के बाद क्या रिलीज़ होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है। और वही एनर्जी हमारे काम जो होते हैं डेली के, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, उन सब में वो एनर्जी काम आती है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में या हमारी सेल के अंदर जो ग्लूकोज की बर्निंग होती है उसको रेस्पिरेशन कहा जाता है, और उस रेस्पिरेशन में भी क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है। तो रेस्पिरेशन भी एक तरह की क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अभी तक हमने कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया है। इसके अलावा इस पेज पर
हमारी बुक का जो पेज है, ये कौन सा पेज है, पेज नंबर 7। इस पेज पर एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन सबसे ऊपर लिखी हुई है, ये देखो, डू यू नो। ठीक है, तो इसमें जो रिएक्शन है उसके बारे में मैं आपको अगले पेज पर समझाता हूँ। ठीक है, तो एक्टिविटी 1.4 में जब हमने क्विक लाइम को, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल दिया था तो उससे हमें स्लैग्ड लाइम मिला था। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब दीवारों पर किया जाता है ना, वाइट वॉश जब किया जाता है, तो वो यही चीज़ होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम इसको दीवारों पर अप्लाई कर देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवारों पर अप्लाई करने के बाद वो क्या करता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसें मौजूद होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ठीक है, बहुत सारी गैसें उसके अंदर मौजूद होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये स्लैग लाइम क्या करता है कि इन सारी गैसेज में से, और भी बहुत सारी गैस होती हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड जो पोल्यूशन वाली गैस होती है, इन सब में से केवल कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो ये स्लैग लाइम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, CaCO3। वाइट कलर का सॉलिड होता है और चमकदार होता है। इसी की वजह से दीवारों के ऊपर कुछ देर के बाद, जब हम स्लैग लाइम दीवारों पर अप्लाई कर देते हैं तो उसके कुछ देर बाद दीवारों के ऊपर एक चमक आ जाती है। उस टाइम नहीं आती, जब जब इसको अप्लाई करेंगे तब नहीं आती, उसके 1 या 2 घंटे के बाद दीवार के ऊपर बढ़िया चमक आ जाती है। और वो चमक किसकी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के और भी बहुत सारे नाम है, मैं अभी लिख के बताऊंगा आपको। और साथ में निकलता है वाटर, और वाटर हो जाता है इवापोरेट। ठीक है, तो ऊपर जो एक्टिविटी हमने की थी 1.4, उस एक्टिविटी से जो हमें मिला था क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको जब हम दीवार पर अप्लाई करेंगे तो वह एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। इसी की वजह से दीवार में अट्रैक्टिव शाइन आ जाती है, दीवार जो है चमकने लगती है। समझ गए? जब आप इसको अप्लाई करते हैं उस टाइम चमक नहीं आएगी, धीरे धीरे चमक आएगी, धीरे धीरे वो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करना शुरू होता है। तो अगली बार जब भी वाइट वॉश आपके घर में हो तो आप ध्यान दीजिएगा कि चमक उस टाइम नहीं आ रही, चमक आ रही है उसके काफ़ी देर के बाद। ठीक है, इसके कुछ और नाम भी होते हैं, बताता हूँ ज़रा। इसे मार्बल और लाइम स्टोन भी कहा जाता है, आपकी बुक में लिखा है इसी के अंदर, डू यू नो के अंदर ही। ठीक है, इसको जो है ना ढंग से पढ़ लेना, ये भी बेकार नहीं होते, इससे भी बहुत जानकारी मिलती है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन और डू यू नो के अलावा, पढ़ने के अलावा, अब हम पढ़ते हैं आगे, अगली टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को समझने के लिए हम करेंगे एक्टिविटी 1.5। इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और टेस्ट ट्यूब में लेंगे फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स। फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है FeSO4, और फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का जो कलर है वो ग्रीन होता है। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं क्योंकि वो जो ऊपर वाला है उससे तो हमें कोई काम नहीं है, वो तो हो चुका है। ठीक है, काफ़ी है ना। फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, तो जब हम ये बर्नर, मैंने बढ़िया सा बनाया नहीं है, तुम सही से बना लेना, इसको थोड़ा सा मजबूत सा बना देना। ठीक है, एक बर्नर की मदद से जब उनको हीट किया जाता है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को, तो उनका ग्रीन कलर कुछ देर के बाद क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है, कलरलेस वो क्रिस्टल्स हो जाते हैं। एक बात का और ध्यान रखना होगा कि जब आप टेस्ट ट्यूब लेंगे तो वो टेस्ट ट्यूब कैसी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, मतलब सूखी हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही तुमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स उसके अंदर डाले और हीट किया तो कुछ देर के बाद फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का ग्रीन कलर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। इसके अलावा यहाँ से जो निकलने वाली गैस है उसको तुम्हें सूंघना भी है, तो सीधे अपना मुंह इसके ऊपर लेके बिल्कुल मत जाना। जैसे आरती होती है ना, आरती में दिए की लो अपनी तरफ को करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसे थोड़ा सा अपनी तरफ को करके सूंघ लेना। ये जो गैस है इसमें से तुम्हें ऐसी स्मेल आएगी जैसी गन पाउडर में से आती है, गोला बारूद में से आती है, या फिर दीपावली पर पटाखे फोड़ते हैं उस तरह की गंध तुम्हें आएगी। तो यहाँ पे होने वाली जो रिएक्शन है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल हमने लिए थे टेस्ट ट्यूब में, उनको हीट कर दिया था, तो वो 3 चीज़ों में ब्रेक हो गए। Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, ये फेरस सल्फेट है वो फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और इसके अलावा सल्फर ट्राई ऑक्साइड, 2 गैस निकलती हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है और एक कैसे निकलती है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ये फेरस सल्फेट है और ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड है, तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है इनके बारे में। ठीक है, तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करने के बाद वो 3 सब्सटेंस में क्या हो गए, ब्रेक हो गए। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट
दो या दो से ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाता है, उस रिएक्शन को कहा जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बार फिर से सुनो, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें सिंगल सब्सटेंस, इसे रिएक्टेंट भी कह सकते हैं, सब्सटेंस भी कह सकते हैं, सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो गया टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट में, इनको सिंपल कहा जाएगा। टू और मोर सिंपल प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो गया तो उस रिएक्शन को कहा जाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इस एक्टिविटी में हमें ये पता होना चाहिए कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर ग्रीन होता है, हीट करने के बाद ग्रीन कलर डिसअपियर हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। तो एक्टिविटी जो हमने की है इसको आप एक बार देखिए जरा, कौन सी एक्टिविटी है ये वाली एक्टिविटी है। जब भी वीडियो देखते हो ना यूट्यूब की, तो साथ में अपने किताब होनी चाहिए एनसीईआरटी की, और एक लेफ्ट हैंड पे बुक होनी चाहिए और राइट हैंड पे कॉपी होनी चाहिए नोट करने के लिए, और पूरे आधे घंटे तक लगातार वीडियो देखनी चाहिए। एक भी चीज़ अगर छूट गई तो चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी मैंने की है, आप इसको ढंग से अपनी किताब में पढ़ भी लीजिएगा। अब हम पढ़ रहे हैं आगे अगले पैराग्राफ में। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी पूछे जाते हैं। एक सवाल तो ये पूछा जाएगा कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर क्या होता है, तो वो तो तुम्हें पता ही चल गया, ग्रीन, और याद रखना इसको पूरे 1 साल तक। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि जब हम इनको हीट करते हैं तो इनका ग्रीन कलर गायब क्यों हो जाता है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का ग्रीन कलर गायब क्यों हो जाता है। वाई डज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स चेंज। तो हम आंसर में देखिए क्या लिखते हैं, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स FeSO4.7H2O लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज। जब हम इनको हीट करते हैं तो इनके अंदर का जो वाटर होता है, ये फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का फार्मूला ये होता है, जब तक वो सूखे हुए नहीं होते ना, जब गीले होते हैं तो उनका फार्मूला ये होता है। तो जब आप उनको हीट करेंगे तो उनके अंदर का ये जो वाटर है ये क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, निकल जाता है। इसके निकल जाने की वजह से फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का ग्रीन कलर गायब हो जाता है। एक और बात बताता हूँ, अब यहाँ पे सूखे हुए क्रिस्टल्स हैं, पानी निकल चुका है तो ग्रीन कलर गायब हो गया। अब इस टेस्ट ट्यूब को में से फेरस सल्फेट के क्रिस्टल एक पेपर पे पलट दो और उसमें कुछ बूंदे पानी की डाल दो, तो ग्रीन कलर दोबारा से वापस आ जाएगा। तो ग्रीन कलर क्यों गायब हुआ, क्योंकि पानी निकल गया उनके अंदर का। ठीक है, वापस लाना है तो पानी उनको दोबारा दे दो, ग्रीन कलर वापस आ जाएगा। समझ गए अच्छी तरह से। चलो बढ़ते हैं आगे। चलिए खैर, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन देखेंगे कैसे होता है। तो पहली बात तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसके बारे में हमने कहाँ पढ़ा था, लो देखो अपनी किताब फिर से। तेरा डू यू नो, ठीक है, डू यू नो। यहाँ पर जब सिलेक्ट लाइम को दीवार पर अप्लाई किया था तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बना दिया था, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया था। दिख तो रहा ही होगा सही से। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हमें वहाँ पे मिल गया था। अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर देते हैं, ठीक है, तो इसको हीट करने से ब्रेक हो जाता है किसमें, क्विक लाइम में, CaO, और साथ में और क्या मिलता है, याद नहीं आ रहा, और मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है जब हम इसको हीट करते हैं तो ये इससे हमें 2 चीज़ें मिल जाती हैं, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो क्विक लाइम होता है ना, इसका इस्तेमाल दीवार पे तो वाइट वॉश में करते ही हैं, साथ ही साथ इसका इस्तेमाल सीमेंट इंडस्ट्री में भी किया जाता है, सीमेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाएगा तो वो डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक सिंगल सब्सटेंस हीट करने के बाद ब्रेक हो गया 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट में, इसलिए इस रिएक्शन को भी क्या कहा जा सकता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जा सकता है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन की क्या डेफिनेशन है कि व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया कि व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट द रिएक्शन इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तो हो गई डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन। हम एक चीज़ और नोटिस कर रहे हैं, अब तक हमने जो 2 रिएक्शन किए हैं उनमें हीट सप्लाई करनी पड़ी थी, यहाँ भी हीट सप्लाई करनी पड़ी थी, इससे पीछे वाली में भी हमने हीट सप्लाई की थी। तो ऐसी कोई भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट आपको सप्लाई करनी पड़ेगी उसे कहा जाएगा थर्मल डीकम्पोजिशन। यहाँ पे मैंने लिख दिया डेफिनेशन, when decomposition reaction is carried out by heating it is called thermal decomposition reaction। ऐसी कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें आप हीट सप्लाई करेंगे उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, आप थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो याद रखिएगा, बुक की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी लाइन अगर छूट गई तो उस पर बनने वाला बोर्ड का जो सवाल है वो भी छूट जाएगा।
इसलिए बुक का एक एक कोना ढंग से पढ़ा करो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हमें और बहुत कुछ पढ़ना है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को और अच्छे से समझने के लिए हम करेंगे एक्टिविटी 1.6। एक इस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और टेस्ट ट्यूब के अंदर लेते हैं लेड नाइट्रेट का पाउडर, लेड नाइट्रेट का पाउडर, ठीक है। इसके रंग का पता अपने आप कर लेना, ठीक है। गूगल में डाल देना लेड नाइट्रेट, व्हाट इज़ द कलर ऑफ लेड नाइट्रेट, तो वो आपको बता देगा, क्योंकि इसके रंग के बारे में आपकी किताब में तो कुछ नहीं बताया और ना ही इसका रंग पता लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट का पाउडर हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया और उसको हीट कर दिया। मैंने यहाँ पे बर्नर नहीं बनाया, वो तुम बना लेना नीचे इसके बर्नर, ठीक है। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो हम देखेंगे कि ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलने शुरू हो गए, ब्राउन कलर का धुआं निकलने लगा। तो आपसे इस एक्टिविटी के बारे में जो सवाल पूछा जाता है वो यही होता है कि वो जो ब्राउन कलर का फ्यूम निकलता है वो आखिर किस गैस का होता है। तो ब्राउन कलर का फ्यूम होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का, ठीक है। तो यहाँ पे होने वाली रिएक्शन को मैं इधर की तरफ लिख रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये तीन चीज़ों में ब्रेक हो जाता है, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन, तीन चीज़ों में ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, अभी हम इसको बैलेंस करेंगे। तो एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट का पाउडर लेते हैं, जब हम उसे हीट करते हैं तो हीट करने के बाद उसमें से ब्राउन कलर के फ्यूम निकलते हैं। वो जो ब्राउन फ्यूम्स होते हैं वो किसके होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसे बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए देखो ज़रा, ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, 3 2 6, और इधर ऑक्सीजन कितनी है, 2 और 2 4 और 1 5, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन बराबर हो गई। और देखो और चेक करो, लेड यहाँ पर कितना है, एक ही है, और इधर लेड कितने हो गए, 2 हो गए, तो एक 2 यहाँ पे भी लगा देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन इधर कितनी है, 2 और 2 4 नाइट्रोजन है, और इधर नाइट्रोजन कितनी है, इधर नाइट्रोजन एक ही है, तो यहाँ पे 4 लगा दिया इसके आगे, ठीक है। और अब मेरे ख्याल से ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। बाकी तुम चेक कर लेना दोनों तरफ के एटम इक्वल हैं या फिर नहीं है, और बैलेंस ना हुई हो तो बैलेंस कर लेना। फिलहाल हमने एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा। यहाँ पर भी एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो गया 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट में। एक और बात है, इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो इस डिकम्पोजिशन को भी क्या कहा जा सकता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। ध्यान से सुनते रहो, ऐसे ही बने रहो। अगर थक जाते हो ना वीडियो देखते रहते तो ब्रेक ले लिया करो बीच में, 15 मिनट की अब देख लो, 15 मिनट की शाम को देख लो, ऐसा कर लिया करो। लेकिन नोट्स बनाया करो साथ में लिखते हुए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को और अच्छे से समझने के लिए हम एक और एक्टिविटी करने जा रहे हैं 1.7। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है और इसके बारे में छोटे छोटे सवाल बहुत सारे पूछे भी जाते हैं। तो इस एक्टिविटी में क्या होगा, वाटर का डिकम्पोजिशन होगा। वाटर यानी कि H2O एक मग के अंदर लिया जाएगा। प्लास्टिक का मग होता है ना जैसे ना, उसके बजाय कोई प्लास्टिक का कुछ और बर्तन भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो उस बीकर को लिया जाएगा और उसमें वाटर का डिकम्पोजिशन किया जाएगा। अब करेंगे कैसे वो ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इस बीकर को आधा पानी से भर लिया जाएगा और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दी जाएंगी। इलेक्ट्रोड में एक एनोड होती है और दूसरी होती है कैथोड। हमेशा याद रखिएगा, एनोड पर होता है प्लस चार्ज और कैथोड पर कैसा होता है, माइनस चार्ज, ठीक है। उन इलेक्ट्रोड्स को टेस्ट ट्यूब से ढक दिया जाएगा। टेस्ट ट्यूब्स के अंदर पानी भरा हुआ होगा, ऊपर तक यहाँ तक पानी भरा होगा दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रोड्स को 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट भी कर दिया जाएगा। एक और चीज़ करनी होगी हमें कि इस पानी के अंदर कुछ बूंदे किसी एसिड की डाल देंगे, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ बूंदे डाल सकते हैं या फिर सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदे डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस पानी को इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बना सकें, ताकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आसानी से हो सके, ठीक है। अब हम यहाँ से स्विच ऑन कर देंगे। स्विच ऑन करते ही क्या होगा कि ये जो पानी है टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। पानी जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। तो पानी के ब्रेक होने से क्या होगा कि एक टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन इकट्ठी होगी और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन इकट्ठी होगी। तो ऑक्सीजन तो इस वाली टेस्ट ट्यूब में इकट्ठी होगी, ऑक्सीजन का क्या फार्मूला होता है, O2, और हाइड्रोजन इस वाली टेस्ट ट्यूब में इकट्ठी होगी।
ये 100% ऐसा ही होगा। इसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन जो निकलेगी वो हमेशा कैथोड की तरफ जाएगी और ऑक्सीजन हमेशा एनोड की तरफ जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है कि हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पर इकट्ठी होती है और ऑक्सीजन जो है वो एनोड पर इकट्ठी होती है? ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसकी वजह यह है कि कैथोड पर कैसा चार्ज होता है? माइनस, और हाइड्रोजन जो होती है ना, हाइड्रोजन पर होता है प्लस चार्ज। तो प्लस वाली हाइड्रोजन माइनस वाली कैथोड की तरफ क्या होती है? अट्रैक्ट होती है। तो वाटर में से हाइड्रोजन निकल के किसकी तरफ जाएगी? कैथोड की तरफ। और वाटर में से ऑक्सीजन निकल के किसकी तरफ जाएगी? एनोड की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन पर होता है माइनस चार्ज, माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2 चार्ज होता है ऑक्सीजन पर, ये सब आपने 9th में पढ़ रखा है। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जब पानी के अंदर से ऑक्सीजन निकलेगी तो वो पॉजिटिव चार्ज वाली एनोड की तरफ क्या हो जाएगी? अट्रैक्ट हो जाएगी। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करता है। इसी वजह से कैथोड पर हाइड्रोजन मिलती है और एनोड पर क्या मिलती है? हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो दो बड़े सवाल इस एक्टिविटी के बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो एसिड क्यों मिलाते हैं, एसिड की कुछ बूंदें क्यों डालते हैं? तो इसलिए डालते हैं ताकि वाटर को इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बनाया जा सके। दूसरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है कि हाइड्रोजन कैथोड पर ही मिलती है? तो हाइड्रोजन पर होता है प्लस चार्ज, इसीलिए नेगेटिव चार्ज वाली कैथोड उसे अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ठीक है, बैटरी का स्विच ऑन करते ही वाटर का डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा। डिकम्पोजिशन शुरू होते ही इस वाली टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन इकट्ठी होगी और इस वाली टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन इकट्ठी होगी। एक और चीज़ हम यहाँ पर नोटिस करेंगे कि यहाँ पे गैस इकट्ठी है, जो खाली जगह आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे गैस इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। पानी का लेवल धीरे धीरे नीचे जाएगा और यहाँ पे गैस इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। हम एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि हाइड्रोजन ज़्यादा इकट्ठी होगी, ऑक्सीजन कम इकट्ठी होगी। इसके ऊपर भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन ज़्यादा क्यों इकट्ठी होती है, ऑक्सीजन कम क्यों इकट्ठी होती है? तो इसके जवाब में हम ये लिखते हैं कि वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है, वाटर का मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है तो उससे हाइड्रोजन के 2 एटम निकलते हैं और ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम निकलता है। इसीलिए निकलने वाली हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम से क्या होता है? डबल होता है। तो इसका मतलब इस एक्टिविटी के ऊपर हमसे 3 सवाल पूछे जा सकते हैं। एक तो पानी में एसिड क्यों मिलाते हो, दूसरा कि हाइड्रोजन कैथोड पर ही क्यों जाती है, तीसरा क्या कि एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस इकट्ठी हो रही है वो दूसरी वाली से डबल क्यों इकट्ठी हो रही है। तो तीनों के जवाब आपको मिल गए ना अच्छी तरह से। वैसे ये क्वेश्चंस पीछे भी पूछे हुए हैं एक्सरसाइज वगैरह में, तो तब भी हम इनका आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इन तीनों सवालों का, आपसे डाउट क्लास में भी पूछा जा सकता है। फिलहाल वाटर का डिकम्पोजिशन होता है तो वाटर जो है वो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और हम क्या सप्लाई कर रहे हैं वाटर के अंदर? इलेक्ट्रिसिटी। वाटर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से वाटर का डिकम्पोजिशन हो जाता है किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। इसको बैलेंस कर लेते हैं। इधर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, और अब हाइड्रोजन इधर 4 हो गई तो 2 यहाँ पे लगा देते हैं, बैलेंस भी हो गए। तो वाटर का डिकम्पोजिशन करने की जो एक्टिविटी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अपने बुक में भी देख लीजिए कहाँ पर है ये। वैसे तो बुक आपने बराबर में रखी हुई होगी ही, ये वाली एक्टिविटी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में ना यहाँ पे बीच बीच में वो सारी चीज़ें लिखी हुई। एक ये लिखा हुआ है, इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इज सेम इन द बोथ टेस्ट ट्यूब। क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम गैस इकट्ठी हो रही है? नहीं, एक में ज़्यादा हो रही है, दूसरे में कम हो रही है। ठीक है, इसके अलावा कुछ बूंदे पानी की मिलाते हैं, वो एसिड की मिलाते हैं। ये लिखा देखो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदे मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं? और किसी बच्चे ने, जिसकी भी ये किताब मेरे पास है, उसमें लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है ये। समझ गए? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एक और एग्जांपल हमने देखा। इसमें हमने एनर्जी सप्लाई की किस फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। तो इसे थर्मल डीकम्पोजिशन तो नहीं कहा जा सकता बिल्कुल भी। थर्मल डीकम्पोजिशन तो उसे ही कहते हैं जिसमें एनर्जी हीट की फॉर्म में सप्लाई होती है। तो उम्मीद है कि एक्टिविटी 1.7 पूरी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को अच्छे से समझने के लिए एक और एक्टिविटी करेंगे 1.8। बस ये आखिरी एक्टिविटी है डीकम्पोजिशन की, उसके बाद नहीं करेंगे और एक्टिविटी। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में क्या करना है? एक चाइना डिश लेनी है, और चाइना डिश के अंदर क्या लेना है? सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? AgCl। ठीक है, और इसका कलर कैसा होता है? वाइट होता है। तो एक चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड लिया जाएगा और उसे कहाँ रख दिया जाएगा? सनलाइट में, सूरज के सामने उसको रख दिया जाएगा। तो जब हम उसको सूरज के सामने रखेंगे तो हम देखेंगे कुछ देर के बाद सिल्वर क्लोराइड का जो वाइट कलर है वो कैसा बन गया है? वो ग्रे बन चुका है। ठीक है,
तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो सिल्वर क्लोराइड है इसका डीकम्पोजिशन हो चुका है। तो इसके डीकम्पोजिशन की रिएक्शन मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो ये मैंने रिएक्शन यहाँ पे लिख दी है। सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट के सामने रखा तो वो सिल्वर में और क्लोरीन में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, तो वो जो ग्रे कलर आप देख रहे हैं ना वो सिल्वर का है। सिल्वर क्लोराइड वाइट था, लेकिन सनलाइट में रखने के बाद उससे हमें ग्रे कलर का क्या मिला, सिल्वर मिला, और क्लोरीन उड़ गई, इवापोरेट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का डीकम्पोजिशन हुआ, एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक हो गया टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट में। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 2 क्लोरीन है तो 2 लगा दिया, अब सिल्वर 2 हो गए तो 2 यहाँ लगा दिया, बड़े आराम से क्या होगी, बैलेंस हो गया। तो याद रखिएगा सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखते हैं तो वाइट कलर जो है वो कैसा बन जाता है, ग्रे बन जाता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का क्या हो जाता है, यहाँ पे डीकम्पोजिशन हो जाता है। इसी तरह की एक और रिएक्शन है, उसे भी देखिए। तो इसी तरह की एक और रिएक्शन है सिल्वर ब्रोमाइड की। सिल्वर ब्रोमाइड को भी जब आप सनलाइट में रख देते हैं तो वो भी सिल्वर में और ब्रोमीन में अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह की क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, अपनी बुक में ज़रूर अंडरलाइन करते रहा करें, साथ में बुक रखा करें। बुक में ये लिखा हुआ है कि द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, समझ में आ गया। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाली जो रिएक्शन है उसको लिखो, तो ये वाली रिएक्शन आप लिखेंगे। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो हमने क्लियर कर लिया, लेकिन एक चीज़ देखिए कि सभी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी जो है बाहर से सप्लाई करनी पड़ रही थी, चाहे वो सनलाइट की फॉर्म में सप्लाई करनी पड़ रही हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में सप्लाई करनी पड़ रही हो, चाहे वो हीट की फॉर्म में सप्लाई करनी पड़ रही हो। ठीक है, तो एनर्जी किसी ना किसी तरीके से हमें सारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सप्लाई करनी पड़ रही है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ती है, उन सभी रिएक्शंस को कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप ये ऊपर के जितने भी एग्जाम्पल हैं, हीट वाले, इलेक्ट्रिसिटी वाले, सनलाइट वाले, सब एग्जाम्पल एंडोथर्मिक रिएक्शन में दिए जा सकते हैं। यानी कि डीकम्पोजिशन के एग्जाम्पल और एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल सेम है। बिल्कुल वैसे ही कॉम्बिनेशन के और एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल भी क्या हैं, सेम है। तो आज हमने पढ़ा किस किस तरह की रिएक्शंस के बारे में, एक बार देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इनमें से हमने कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा छोटी मोटी और भी बहुत सारी जानकारी हमने आज के लेक्चर में ली है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज पढ़ाया गया सब समझ में आ गया होगा। आगे का भी आपको इसी तरह से समझ में आता रहे, इसके लिए एक बात ध्यान रखिएगा, लेक्चर पूरा शुरू से एंड तक देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। ब्रेक ले सकते हो लेकिन कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर, अगर तुम स्किप करोगे उसको तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर छूट सकता है जो आगे तुम्हारी समझ में ना आए। ठीक है, तो साइंस को बेहतर समझने के लिए पूरा लेक्चर शुरू से एंड तक आपको देखना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आधा घंटा शायद हो गया होगा, और बाकी जो बचा हुआ है वो हम अगले लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।